दर्दनाक बुढ़ापा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दर्दनाक बुढ़ापा। सुधा देवी जी आंगन में बैठे अपनी दोनों बहुओं पर हुकूमत चलाया करती थी। कहती थी कि मेरे घर में जो कुछ भी होगा मेरे द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ही होगा। दोनों बहुएं उन दिनों एक पैर पे खड़ी रहती। सुधा देवी जी ने जो कह दिया समझो वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी, क्योंकि उन दिनों सुधा देवी जी के पति राम बाबू जी ही घर का सारा खर्चा उठाया करते थे। वे एक रिटायर्ड कर्मचारी थे। उन्होंने अपने जीवन भर मृत बैंक से खर्च किया और उन्होंने अपने दोनों बेटों के भविष्य के लिए जहाँ जहाँ उन्हें उचित लगा वहाँ फ्लैट खरीदा, कई खेत खरीदा और अपने दोनों बेटे मुकेश और सुनील को अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया लिखाया। देखा जाता है बड़े बड़े स्कूलों में अमीर बाप के बेटे ही ज़्यादातर पढ़ने जाया करते हैं, तो उनके शौक़ भी बड़े बड़े होते हैं। उन्हीं की संगति मुकेश और सुनील की भी हो गई। वो दोनों भी उन्हीं की बराबरी करने के लिए अक्सर अपनी माँ सुधा देवी जी से पैसे मांगा करते थे। अगर वह पैसे देने में ना नुक्कड़ करती तो कई बार पैसे चुरा कर ले जाते, जिससे उनकी आदत बिगड़ चुकी थी। माता पिता तो जो कुछ भी कमाते हैं उनके बच्चे के लिए ही होता है। ऐसा सोचकर सुधा देवी जी कभी कभी जानबूझकर भी अपने बेटों को कुछ नहीं कहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन ऐसा आया कि दोनों बच्चे बड़े होते पर इतने ढीठ हो गए कि अपनी माँ को तो कुछ नहीं समझते थे। थोड़ा मान मर्यादा कर लेते थे तो राम बाबू जी के जिंदा रहते हुए, वरना उनकी मृत्यु के बाद तो सुधा देवी जी का उनकी ज़िंदगी में मानो कोई अस्तित्व भी खत्म हो गया था। सुधा देवी जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, वो भी 15 दिन पहले बनाया था। जब दोनों बेटों ने ध्यान नहीं दिया तब बेचारी ने दोबारा आज फिर से बड़े बेटे मुकेश से कहा था, क्योंकि एक बार सुधा देवी जी के पति राम बाबू जी की मृत्यु अचानक हार्ट अटैक से आ जाने के कारण हो गई थी। तब सुधा देवी जी उनकी मृत्यु के सदमे से बाहर भी नहीं आ पा रही थी। तब वही बड़ा बेटा मुकेश ने बड़े ही प्यार से सहानुभूतिपूर्वक कहा था, माँ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे कहना, मैं आपको ला कर दूँगा। अगर मैं कभी किसी काम में व्यस्त हो जाऊँगा और आपकी ज़रूरत का सामान नहीं ला पाया तभी आप किसी दूसरे से कहिए, वरना यह आपका श्रवण कुमार जैसा बड़ा बेटा आपकी हमेशा हाजिरी लगा कर रहेगा। अपने बेटे की ऐसी प्यारी प्यारी और दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर सुधा देवी जी भाव विभोर हो गई थी। सुधा देवी जी अपने दोनों बेटों को अपने सीने से लगाकर खूब रोई और उन्हीं के सामने अपने पति की तस्वीर से बातें करते हुए कहती है, देखा आपने मुझे इस भरी जिंदगी दुनिया में छोड़ दिया आपने और मुझे हमेशा साथ निभाने का वादा करके चले गए, लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया आपने कि आपने इतने अच्छे और प्यारे बच्चे मुझे दिए। देखिए न दोनों मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मुझे मनाने के लिए आए और कह रहे हैं कि मेरा हमेशा ध्यान रखेंगे। कहकर वो उनकी तस्वीर के सामने ही खुशी और आश्चर्य मिश्रित भाव लिए बिलक बिलक कर रो पड़े। सुधा देवी जी का रोना सुनकर दोनों बहुएं सुनीता और काजल भी आ गए। उन दोनों ने उनके रोने का कारण पूछा तो उनके पतियों ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। सुधा देवी जी कुछ देर तक रोती रही। फिर उनके दोनों बेटों ने उनके आंसू पोंछे और अपने कंधों का सहारा देकर उन्हें उठाया और डाइनिंग टेबल पर ले गए। उस दिन सभी ने मिलकर खाना खाया। धीरे धीरे अब सुधा देवी जी को अच्छा महसूस होने लगा। अब दिन ब दिन उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आने लगा। अब वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। महीने से पहले हफ्ते ही सुधा देवी जी को उनके बड़े बेटे की आन मुहारन के साथ बैंक में लेकर जाते, उनके साइन करवाते और जो बेटा उन्हें लेकर जाता समझो उस महीने के सारे पैसे उसी बेटे के हो जाते। महीने के पहले सप्ते एक में से तो सुधा देवी जी का बहुत ही मान सम्मान होता, लेकिन जैसे ही पैसे हाथ में आए सुधा देवी जी कौन जानता है
दोनों बेटे और बहुए के व्यवहार में इतना फ़र्क आ जाता है कि वो उन्हें पहचानते भी नहीं। ऐसा करने लगते थे। तब तक तो फिर भी ठीक ही था, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन बड़ा बेटा मुकेश अपनी माँ को उनके कमरे में जगाने के लिए गया कि आज उनकी पेंशन के पैसे निकालने हैं। उसने उन्हें आवाज़ लगाया, माँ माँ। सुधा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जब उन्हें छूकर देखा तो उनका शरीर भट्टी की तरह तड़प रहा था। उसने तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। उस समय सुनील घर पे नहीं था क्योंकि उसे ऑफिस की तरफ से दूसरे शहर भेजा गया था। उसका फ़ायदा उठाया उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपके इलाज के लिए पैसे की भी ज़रूरत होगी। सुनील भी घर पे नहीं है और मेरे पास भी पैसे नहीं है, इसलिए आपके अकाउंट को मेरे अकाउंट से जोड़ देते हैं ताकि मुझे पैसे निकालने में आसानी हो और हर महीने आपको बैंक जाना भी नहीं पड़ेगा। सुधा देवी जी ने भी सोचा, मुझे अब कितने दिन ही जीना है, फिर जो कुछ भी है हमारा होगा तो वो बच्चों का ही है। और मेरा बेटा सही तो कह रहा है, मुझसे तो अब बैंक जाना भी बहुत बड़ा काम लगने लगा है। अच्छा ही होगा बेटा ही पैसा लेकर आ जाए, आखिर बैंक से लाते ही पैसा मांग लेते हैं तो फिर बैंक में क्यों जाऊं, जब बिना जाए काम बन जाएगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने बेटे ने जहाँ जहाँ साइन करने को बोला वहाँ कर दिया। जब दूसरे महीने का पहला सप्ताह आया तब सुनील ने जानबूझकर समय निकाला था ताकि वो अपनी माँ को पेंशन के पैसे निकलवाने के लिए लेकर जा सके। सुधा देवी जी जैसे ही सुबह सोकर उठी, सुनील बोला, माँ आज बैंक चलना है पेंशन के पैसे निकालने, जल्दी से तैयार हो जाना। सुधा देवी जी ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से खाना पीना खाकर बैंक जाने के लिए तैयार हो गई। बैंक जाकर जब उन्होंने देखा तो पता चला उनके बड़े बेटे मुकेश ने तो आज ही कुछ घंटे पहले ही निकाला है पैसा। फिर बैंक वाले ने कहा कि अम्मा जी, आपके बेटे ने आपको धोखा दिया है, आपकी जानकारी के बगैर पैसे निकाला है। क्या आप ऐसा होगा तो उस पर आप केस कर सकते हो। अपने ही बेटी पर एक पुलिस केस का नाम सुनते ही सुधा देवी जी थर-थर काँपने लगे और बोली, नहीं साहब, मेरे बेटे ने मुझे बताया था, लेकिन अब मेरी यह उम्र है ना, इसलिए कभी कभी भूल जाती हूँ, याद नहीं रह पाता, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, कहकर अपने छोटे बेटे सुनील को वहाँ से चलने के लिए कहने लगी। सुनील उसी समय बैंक के अधिकारी पर भड़कने लगा कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब सुधा देवी जी ने कहा यह लोग सच कह रहे हैं तो वो उन्हीं के ऊपर भड़कने लगा। अरे बुढ़िया, बुढ़ापे के कारण तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या? क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? अरे वो बैंक वाले तेरे रिश्तेदार है क्या जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? सुधा देवी जी ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, बेटा घर पे चल, फिर सारी बातें तुझे विस्तार से बताती हूँ। सुनील गुस्से में वहाँ से निकल गया और घर पहुँचते ही सुधा देवी जी पर चिल्लाते हुए बोला, हाँ माँ बोल, अब क्या क्या कहना चाहती है? सुधा देवी जी ने बोला, वो दरअसल उस दिन जब तूने अपनी ऑफिस की तरफ से दूसरे शहर गया था, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुकेश के पास पैसे नहीं थे मेरे इलाज करवाने के लिए और मैं बैंक जा नहीं पा रही थी, इसलिए उसने मेरा और अपना अकाउंट एक साथ जोड़ लिया है। आज उसे याद आया होगा पेंशन के पैसे निकालने का, इसलिए निकाल लाया होगा। तू इतना गुस्सा न कर बेटा। ओहो तो बुढ़िया, आज मुझे वहाँ लेकर क्यों गई थी? सुनील बोला, बेटा उस दिन मुझे बुखार के कारण अच्छी तरह से याद नहीं था कि मुकेश ने क्या कहा था, लेकिन जब बैंक वालों ने बताया तब मुझे याद आ गया कि ऐसा हो सकता है, मुकेश भी कह रहा था। उस दिन के बाद से तो मानो सुधा देवी जी की दुनिया ही बदल गई। अब मुकेश हर महीने उनके पेंशन के पैसे निकाल कर लाता और अपने खुद के लिए ही खर्च करता। सुनील जब भी मुकेश से माँ के पेंशन के पैसों में से कुछ पैसे अपने लिए मांगता तो कह देता घर के लिए राशन लाने में खर्च हो गए, माँ के लिए दवाई लाने में खर्च हो गए। ऐसे ही कुछ न कुछ बहाने बनाता रहता। सुनील ने 1-2 महीने तो अपने भाई को कुछ नहीं कहा,
लेकिन उसने धीरे धीरे हिसाब लगाना शुरू कर दिया तो पेंशन के तो आधे पैसे भी खर्च नहीं होते थे और राशन का सामान महीना पूरा होने से पहले ही ख़त्म हो जाता था। तो दोनों भाई की पत्नियां आपस में लड़ने झगड़ने लगती और बात उनके पतियों तक पहुंच जाती। फिर क्या था, दोनों भाइयों में तू मैं चालू हो जाता। सुधा देवी जी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। वो हमेशा यही सोचती कि हमने अपने बच्चों के लिए भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ना ही कभी बाहर घूमने गए और नहीं महंगे रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। यही सोच कर कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश देंगे तो वही बच्चे हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। जिन्हें हम बुढ़ापे की लाठी समझकर हमें सुख देंगे सोच रहे थे, वो तो उसके विपरीत हमारे बुढ़ापे में लाठी बनकर बरस रहे हैं और सुख देने की वजह दुख दे रहे हैं। फिर भी सुधा देवी जी उनके रोज लड़ाई झगड़े से तंग आकर एक दिन बोल पड़े, अरे बेटा, तुम ऐसा आपस में लड़ाई क्यों करते हो? बंद भी करो यह लड़ाई झगड़े। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम दोनों को इतने बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ाया है? तब तुम लोग छोटे थे, कई बार मैंने अपने पास से पैसे गायब होते देखा था तो यह सोचकर कुछ नहीं कहती थी कि चलो कोई ना, हमारे ही है और आखिर हम कमा किसके लिए रहे हैं और इन्हें शायद पैसों की ज़रूरत है कि मुझसे कह नहीं पाए होंगे, इसलिए चुपचाप निकाल कर ले आए होंगे। लेकिन आज देख रही हूँ तुम दोनों अच्छा खासा कमा लेती हो, फिर भी तुम्हारे पिता के थोड़ी सी पेंशन के पैसों के लिए ऐसे लड़ रहे हो जैसे कोई दुश्मन हो। सुधा देवी जी का इतना कहना था कि सुनील को क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। उसने आओ देखा न ताओ सीधे अपनी माँ के पास गया और उसका गला दबाने लगा। बेचारी सुधा जी चारों हाथ पैर को फरफराने लगे। उसी समय उनके पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी सुधा देवी जी से मिलने आ रहे थे। उन्हें देखकर बड़ा बेटा मुकेश बोला, अरे सुनील, गुप्ता अंकल आए हैं, उनके लिए कुर्सी लेकर यहीं बाहर आ जाओ। बाहर में कितनी सुहानी हवा चल रही है और माँ आप भी अंकल जी के पास बैठिए, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए चाय पानी का व्यवस्था करता हूँ। और सुधा देवी जी ने आंखों के इशारे से ही कहा, खबरदार जो गुप्ता अंकल से कुछ भी कहा तो। बेचारी सुधा देवी जी जो एक समय उसी घर में महारानी की तरह राज करती थी, उनका हुक्म सभी के लिए सर आंखों पे हुआ करता था। आज पति के चले जाने की बाद से वही घर में उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं रह गया था। अब उस घर में पुरानी कबाड़ की वस्तु के अलावा और कुछ भी नहीं थी। वो बार बार यही सोचती रहती थी कि सिर्फ एक इंसान के रहने और न रहने से किसी की ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ जाता है। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में जितना ज़्यादा सोचती उतना ही ज़्यादा दुखी होती। वह अपने अतीत में खो गई थी। उन्हें इतना ध्यान ही नहीं रहा कि उसने घर पे गुप्ता जी आए हुए हैं। तभी गुप्ता जी बोले, क्या भाभी जी आप इतने उदास क्यों हैं? आप किस प्रकार की सोच में डूबी हुई हैं? आपकी तो 2 बहुएं हैं और मेरे दोस्त ने तो आपके लिए इतना पुख्ता इंतजाम करवा कर रखा है कि आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। और मुझे देखो, मैं भी तो अपनी पत्नी के बिना रहता हूँ ना। यह जिंदगी है भाभी जी, इसे हंसकर जियो, चाहे रोकर हमें जीना तो पड़ेगा। फिर भी बोले, हाँ तो भाभी जी मैं कह रहा था, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई ने आपके लिए पुख्ता इंतजाम करवा रखा है तो सुनिए वो खुशखबरी। क्या आपको याद है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बाईपास जाने वाली रोड बने का सरकार की तरफ से अर्जी पास हो गई है, जिसमें मेरी और आप लोग की ज़मीन भी रोड बनवाने वाले रास्ते में आ रही है, जिसकी कीमत यह सरकार करोड़ों में दे रही है। और फिर उस परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देगी। गुप्ता जी के मुंह से इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर तो सुधा देवी जी का मन भाव विभोर हो उठा। उन्हें समय तो बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उन्हें यह सारी बातें याद आ गई कि जिस तरह दोनों बेटे ने पेंशन के चंद पैसों के लिए हंगामा कर दिया था और अगर गुप्ता जी समय पर न आए होते तो आज तो सुनील ने मेरी जान ही ले लेती।
होती और मुकेश इतना स्वार्थी लड़का है, खुद ने ही सारे पैसे बैंक से निकाल लिया। और जब सुनील ने मुझे इतना उल्टा सीधा कहा, गाली गलौज किया, यहाँ तक कि जान से मार डालने के लिए गला भी दबाया, फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। हो सकता है ये दोनों लड़कों को ऐसा सोचते हुए सुधा जी फिर से अपने अतीत में चली गई। तभी गुप्ता जी ने उनकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, क्या हुआ भाभी जी, फिर से कहाँ खो गई? तभी हड़बड़ाते हुए सुधा देवी जी बोली, ओहो भैया साहब बोलिए ना, आप क्या कह रहे थे? गुप्ता जी बोले, तो भाभी जी आपने क्या सोचा? सुधा देवी जी बोली, किन बारे में भाई साहब, आपने क्या कहा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया है। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे पेटों के सामने कुछ मत बताइएगा और कल आप मुझे मंदिर के पीछे बने गार्डन में मिलिए ताकि आपके साथ मैं खुलकर बातें कर सकूं। गुप्ता जी ने उनसे कहा, ठीक है कल मिलते हैं, और उसने अलविदा लिया और वहीं से बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उठ खड़े हुए और वहां से बड़ी फुर्ती के साथ चले गए। सुधा देवी जी तो उन्हें देखती ही रह गई। उनके उत्साह को देखकर सुधा देवी जी के मन में भी आया, क्यों न वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ सर उठाए कर दिए। दूसरे दिन सुधा देवी जी ने अपने हिस्से के बारे में काम किया और बिना किसी को बताए चुपचाप अपने घर से निकल गई, यह सोचकर कि पहले वो कैसे जवाब दे सकती थी, लेकिन क्यों न दे सकती। उन्होंने आत्मसम्मान के साथ अपना चप्पल पहना और एक लकीर जिसके सहारे वो हमेशा चलती फिरती रहती थी उसे लेकर चली गई। गार्डन में जाकर देखा तो एक बड़ा सा टोपी पहने एक आदमी फराटी सूट पहने अपना पेपर पढ़ रहा था। वो उस कुर्सी पर बैठे हुए थे जहां अक्सर सुधा देवी जी बैठती थी। उन्होंने उन्हें पास जाकर देखा तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वो कोई और नहीं बल्कि राम बाबू जी के दोस्त नारायण कश्यप जी थे, जो कि पेशे से वकील थे। सुधा देवी जी ने उन्हें नमस्कार कहा और बोले, अरे भाई साहब आप यहाँ, आप तो इतना ही कह पाए थे कि कश्यप जी बोले, भाभी मेरे भाई मेरे दोस्त के बारे में सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा और आपसे कोई बात क्या छुपाना, आपके बेटे बहू आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तब हम दोनों मित्रों ने विचार किया कि क्यों ना हम आपको न्याय दिलाए, क्योंकि राम बाबू जी हर एक बात हमसे शेयर करता था और हमारी सलाह के बिना वो कुछ नहीं करता था। इसलिए मुझे पता है कि यह घर जिसमें आपके बेटे बहू जितना अधिकार पूर्वक रह रहे हैं वो भी आपके ही नाम पे है, और जिस जमीन के बारे में गुप्ता जी ने बताया होगा उसके लिए भी दावेदार को 3 दिनों के अंदर सारे दस्तावेज जमा करने होंगे। वे जमीन भले ही आपके नाम पे नहीं है, लेकिन पति की संपत्ति पे पहला हक अधिकार उनकी पत्नी का होता है, इसलिए उस जमीन से मिलने वाला मुआवजा भी आपको ही मिलेगा। फिर आप उसे जैसे चाहे खर्च कर सकती हैं। तभी दूर से गुप्ता जी भी आते हुए दिखाई दिए। सुधा देवी जी ने उन्हें देखकर बोला, अच्छा खासा धोखा देना सीख गए हैं खुददार। तभी वकील साहब बोले, नहीं भाभी जी, धोखा गुप्ता जी ने नहीं दे रहे हैं, बल्कि धोखा तो आपकी बेटी बहू दे रहे हैं। आपके बड़े बेटे मुकेश ने आपको धोखा देकर आपका और अपना अकाउंट एक साथ जुड़वा लिया है। अब उसकी जब मर्जी तब पैसे निकाल लेता है। गुप्ता जी वही सब ठीक करने गए थे और एक ज़रूरी काम करने भी गए थे जहां आपको घंटे लाइन लगना पड़ता। वहां गुप्ता जी सुबह से लाइन में खड़े होकर वो फॉर्म लेकर आए हैं जो रोड बनने वाली फ्लाइट के रकम के लिए ज़रूरी था। सुधा देवी जी उनके द्वारा ऐसे शब्द बोले जाने पे बहुत शर्मिंदा हुई। उन्हें बहुत बुरा लगा कि उन्होंने बोलने से पहले एक बार सोचना तो ज़रूरी था। तब गुप्ता जी भी उनके पास गए। वकील साहब ने पूछा, हो गया गुप्ता जी सारा काम? गुप्ता जी जिंदा दिल इंसान थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ हो गया सर, सारा काम हो गए हैं, और कोई काम हो तो बताइएगा। तभी वकील साहब ने उस कार्य से सुधा देवी जी के बहुत से साइन लिए। तभी गुप्ता जी बोले, आपकी इस बात की
भला आपके बेटे बहू तक नहीं पहुंचने दीजिएगा, वरना वे दोनों दो लालची भेड़ी की तरह आपके पैसों पे ही नजर कराए रखेंगे। सुधा देवी जी ने न में सिर हिला दिया और दोनों को जाकर शुक्रिया अदा करके वहां से चली गई। सुधा देवी जैसे ही अपने घर पहुंची, उनके चेहरे पे एक अजीब सी शाही और आनंद के स्वभाव देख थे। दोनों बहुएं उनका महल तहरा देखकर कुछ खस्ते में आ गए। उन्होंने सोचा जरूर बुढ़िया के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। उन्होंने सुधा देवी जी को तंग करना चालू कर दिया। बेचारी सुधा देवी जी सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी रहती और अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हो जाती तो उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती रहती। एक दिन सुधा देवी जी के हाथ में एक खूबसूरत जग बहू को पानी देते हुए फिसल कर टूट गया। बहू तो वो जग उनकी शादी की पहली सालगिरह पे दिया गया हुआ था। बड़ी बहू तो सुधा देवी जी पे ऐसे टूट पड़ी जैसे कि वो उनके लिए दुश्मन हो। उसने सुधा देवी जी के बाल पकड़े और वही जमीन पे धड़ाम से पटक दिया। छोटी बहू देखती रह गई, लेकिन न ही उसने अपनी जेठानी को अपनी सास को मारने से रोका, न ही उसके प्रति हमदर्दी जताई, बल्कि वो तो उन पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर बड़ी बहू ने उतने में ही मन नहीं भरा तो उसने उनके पैरों से गेंद की तरह लटका हुआ आंगन तक ले आया। सुधा देवी जी रोती गिड़गिड़ाती रही कि बहू मुझे मत मारो। तभी गुप्ता जी उनके घर पहुंच गए। उसी समय उनकी बहू उनके बाल पकड़ के उन्हें पीठ खड़ी की। तभी सुधा देवी जी की हालत भिखारियों से बदतर हो गई थी। उन्होंने उनकी बड़ी बहू से कहा, बहू सुलेखा जी की ऐसी हालत क्यों है? तभी बड़ी बहू रोती सूरत बनाकर बोली, अंकल जी आजकल माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इनका सर दर्द हो रहा था, इसलिए इनका मालिश कर रही थी। यकीन ना हो तो पूछ लीजिए माँ जी से, है ना माँ जी? मैं सच कह रही हूँ ना। तभी न जाने सुधा देवी जी के पास कहाँ से इतनी हिम्मत आई। उन्होंने कहा, बहू तुम तो कभी बोलती ही नहीं हो, कभी गला दबाकर कोई मालिश कर देता है, तो कभी बाल पकड़ के धड़ाम से पटक कर दांत गुस्से से मार कर मालिश करते हैं। हाँ भाई साहब, यही है मेरे जीवन की सच्चाई। और विंत बना यह है कि मैं किसी के सामने सच भी नहीं बोल सकती, वरना बाद में ये लोग मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ देते हैं। बड़े बेटे ने तो मेरा अकाउंट तो अपने अकाउंट से चुरवा लिया, वो भी मेरी मर्जी जाने बिना ही मुझसे धोखे से साइन करवा लिया। और मुझे तो लगता है इस घर को भी ऐसे ही मुझे धोखा देकर अपने नाम करवा लिया होगा। तभी तो दोनों बेटे बहू मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। बहुएं सुनती है। तभी छोटी बहू अंदर से निकलती और बोली, हाँ बुढ़िया, क्या तुझे सारी बात बता देती तो क्या तू खुशी से इतना बड़ा आलीशान बंगला हमारे नाम कर देती? नहीं ना, इसलिए हमें चालाकी करनी ही पड़ी। तुझसे गवार कहीं कि बुढ़िया तेरे पति बताते हैं कि वे दोनों भाई आपको बुद्धू बनाकर कैसे पैसे चोरी करके ले जाते थे और तुम दोनों बेवकूफ़ हो तो पता ही नहीं चलता था, कहकर वो हंसने लगते। तभी बड़ी बहू बोली, हाँ छोटी तू सही कह रही है, मेरे पति भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे, उन्हें क्या मालूम पैसों को कैसे संभाला जाता है। अंकल अब बहुत हुआ, अब मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए, वरना हमें पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा। गुप्ता जी बोले, अरे तुम तो मेरी बेटी समान हो और यह क्या अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रही हो? बोलने से पहले एक बार तो सोच लिया करो बेटी। तभी दोनों बहुएं गुप्ता जी और सुधा जी को धक्के मार कर घर से बाहर निकालने के लिए आगे ही बढ़ी थी और उन्हें थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था कि इतने में ही वहाँ पुलिस आ गई और उन दोनों को बहुओं को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि गुप्ता जी के मोबाइल को पुलिस वाले ट्रेस कर रहे थे। वहाँ की सारी बातें पुलिस वाले सुन पा रहे थे। जब दोनों भाइयों को इस बारे में पता चला तो वो दोनों तो परेशान हो गए कि अपनी पत्नियों को वो लोग कैसे छुड़ाए। उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगा, रोए गिड़गिड़ाए। और जब सुधा जी ने उनसे कुछ भी किया, उन्होंने धोखे से वो घर भी अपने नाम करवा लिया है। कहते हैं न मरता क्या न करता, बस यही स्थिति उस समय मुकेश और सुनील की भी थी।
उन्होंने अपनी सारी गलती स्वीकार की। सुधा देवी जी ने उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर ली और अपना कंप्लेन वापस ले लिया और उन्हें हिदायत दिया कि अगर उन चारों में से किसी ने उनके साथ बदतमीजी की तो फिर से उन्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। चारों बेटे बहू ने अपनी माँ से माफ़ी मांगा और अपने अपने काम करने लगे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सुधा देवी जी ने वह लोग जिस घर में रहते थे वो घर भी अपने नाम करवा लिया और जिस फ्लाइट से कई करोड़ रुपए मिल रहे थे उनमें से एक वृद्धा आश्रम और साहिबास में ही एक अस्पताल भी खुलवा लिया ताकि उनके जैसे बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बहू बेटे को जब इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तो वे हाथ मलते रह गए, मन ही मन सोचते रह गए कि काश हम लोगों ने शुरू से ही माँ की सेवा की होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ते। आज हम भी करोड़पति होते, लेकिन हमारे कर्म ही इतने गलत थे कि करोड़पति की बजाय रोडपति बन गए। उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी माँ सुधा देवी जी को मनाने की, यह उन्हें कुछ रुपए दे दे ताकि उनकी गृहस्थी की ही सवर जाए। लेकिन सुधा देवी जी को अपनी बेटी बहू की वह करतूत याद आ जाती और वो फिर से अपना इरादा बदल लेती। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।